बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन का एक बिल इत्तेहाद से की वजह से पास हुआ, आइंदा भी मुत्तहिद होकर हुकूमत की हर साजिश को नाकाम करेंगे। ये सब मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ कामयाबी है। सियासी जमातों ने पूरी कुव्वत से हुकूमती कोशिशें नाकाम बना दी। पार्लियामान से बाहर इत्तेहाद पर कोई बात नहीं हुई। हुकूमत को पार्लियामान में शिकस्त का सामना है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हम जाली अक्सरियत को तस्लीम नहीं करते। कौम को वोट का हक वापस किया जाए। हुकूमत को मुत्तहिद होकर शिकस्त दी जाएगी। जाली हुकूमत को बहुत जल्द घर भेजेंगे। अपोजिशन का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जाली हुकूमत जाली है, इसे इस्लाहात का हक नहीं। अपोजिशन जाली हुकूमत के हथकंडों को नाकाम बना देगी। जाली अक्सरियत से कानून साजी की गई तो ये आमराना इकदाम होगा। हमारा मुतालबा शफाफ इंतखाबात हैं। चोरी शुदा मैंडेट पर हुकूमत काबिल कबूल नहीं है। दूसरी जानिब कानून साजी के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता ख़त लिख दिया, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात बिल समेत दीगर अहम कवानीन पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए किरदार अदा करने की अपील की गई है। खत में कहा गया है कि इंतखाबी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, लेकिन सेनेट से मंजूर नहीं हुआ। हुकूमत ने इस बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने का फैसला किया है, जिसको बाद में मौखर कर दिया गया। कानून साजी के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी कायम की गई है। कमेटी अपनी सिफारिशात ना दे सकी, इसलिए चाहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी दोबारा से मिलकर बातचीत करे। सियासी मफादात से बालातर होकर इलेक्शन तरमीमी बिल के मामले हमें इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा। और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के सियासी मामलात पर गुफ्तगू से गुरेज किया। पूरे इजलास में मईशत, महंगाई और अवामी रिलीफ के इक़दामात ज़ेर बहस रहे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अपनी टीम को ना घबराने का मशवरा और वेलफेयर के हुकूमती इक़दामात को अवाम तक पहुँचाने पर जोर दिया। वेलफेयर के इतने काम हो रहे हैं, अवाम तक क्यों नहीं पहुँचाए जा रहे? वज़ीर आज़म का टीम से सवाल। लोगों को आसान अल्फाज में बताएं हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। आम आदमी को रिलीफ हुकूमत की तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए। इसके साथ साथ डिस्का इलेक्शन की रिपोर्ट पर भी बात करेंगे, जिसमें खुसूसी तौर पर पंजाब हुकूमत की किरदार अयां हो गया है। नाज़रीन, इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। एमवेरी ज्वाइन किया है सेनेटर शशि पलीजो ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ हैं इब्राहिम खान, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं वहीद आलम खान, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सबके आने का जी बहुत शुक्रिया। शशि, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने जो मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू की है, उससे अपेरेंटली ये लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन होगी, लेकिन पीडीएम के ऊपर अभी तक कंसेंसस या पीपल्स पार्टी का व्यू पॉइंट अभी तक यही है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, जबकि मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि आप लोग पीडीएम का दोबारा हिस्सा बने। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया मंसूर। बिल्कुल कल मीटिंग हुई, जिसका जिक्र आपने अपने इंट्रो में भी किया। खैर सगाली के तौर पर ये मुलाकात थी। मौलाना साहब बुजुर्ग सियासतदान हैं, चेयरमैन बिलावल साहब बड़ा ही एहतराम करते हैं, और मतलब आसिफ अली ज़रदारी साहब भी। लेकिन इस मुलाकात में पीडीएम के हवाले से बातचीत नहीं हुई, क्योंकि हम अब हिस्सा नहीं है, जैसे कि आपने भी कहा। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये आया थी ये, और सब लोग ये जो पहले से बातें कर रहे थे कि भाई शायद पीडीएम के हवाले से। देखिए, पीडीएम बनाई हमने थी, और जाहिर बात है उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीजें हो गई, अब उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन इस वक्त अपोजिशन की जो पोजीशन है, मुतज़ा अपोजिशन की पार्लियामेंट के अंदर, उसमें थोड़ा सा ही हमने फोकस किया है, तो उसमें कामयाबियां मिली हैं। और हुकूमत के बिनस्बत अपोजिशन काफ़ी मुतहरक भी है, मुत्तहद भी है, डिवाइडेड भी नहीं है। और जो भी कोशिशें हुई हैं उसको अपोजिशन ने मिलकर नाकाम किया है, जिसमें चेयरमैन बिलावल साहब
शहबाज शरीफ साहब, उनकी पार्टी और सब जो है मुतहरिक नजर आते हैं। ठीक है। तो आगे भी जो है हम समझते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर थोड़ी सी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी स्ट्रेटजी से जो है हुकूमत को नाकाम भी कर सकते हैं, और जो भी ऑप्शंस हैं जो आइन ने हमें दिए हैं, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ने दिए हैं, पार्लियामेंट एक अहम फोरम है, उसमें बिल्कुल हम हुकूमत को जो है, अब वैसे भी उनके दिन गिने जा चुके हैं, उनकी नाकामियां, उनकी महंगाई, उनकी पॉलिसीज भी खुद ले डूब रही है, और उसमें फिर हमारी भी जो पॉलिसीज रही है अपोजिशन में, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली, मेरे ख्याल में इसको अब सब सराहते भी हैं। और हमारे अपोजिशन लीडर जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। हम चाहते हैं कि सब मुत्तहद जो भी हमारे इत्तेहादी अपोजिशन में, क्योंकि उनके इत्तेहादी उनके साथ नहीं रहे पीटीआई के पास, उनके पीटीआई के मेंबर्स भी अभी तो ये 22 का नंबर कह रहे हैं, ठीक है, तर्जा निगार, लेकिन मेरे ख्याल में 22 से ज्यादा लोग हैं जो इस हुकूमत को अब मजीद सपोर्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। खान साहब, आपकी तरफ में आता हूँ। ये जो सिचुएशन है, अब मुत्तहिदा अपोजिशन आप लोग बना रहे हैं और कह रहे हैं अपोजिशन जो पार्लियामेंट के अंदर एक रोल अदा करेगी बड़ा स्ट्रांगली, लेकिन पीडीएम के अंदर अभी तक बाइंग नहीं है बिलावल भुट्टो की इसको लेकर। सो अब हम इसको क्या समझें? आप लोग इकट्ठे हो गए हैं, नहीं हुए, पार्लियामेंट के अंदर ये रोल रहेगा, पार्लियामेंट के बाहर इंडिविजुअली उसी तरह चीज़ें चलेंगी? मौलाना साहब की कोशिशें हो रही हैं, बिलावल की और शहबाज शरीफ साहब की बड़ी सिंक आजकल मिल रही है, कैसे आप इसको देख रहे हैं जी? पहली बात है कि नहीं, इब्राहिम खान साहब, मैं वहीद आलम खान से जी पूछा था जी। पहली बात तो ये है कि जब पीडीएम पीपल्स पार्टी शामिल थी हमारे साथ, मैं बतौर सियासी कारकुन ये चाहता था कि वो हमारे साथ रहें, पीडीएम इकट्ठी चले, ताकि इस हुकूमत से जो कि नाहल हुकूमत है, जो लीवर नहीं कर पा रही, लोग बड़ी मुश्किल में हैं जिसकी वजह से, उसका ख़ात्मे के लिए कोई अपना लाया अमल तैयार करे, या कम से कम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए उन्हें ये बावर कराया जा सके इकट्ठे होकर। लेकिन बदकिस्मती कि वो मामला जो पीडीएम के नहीं चल सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी खुशकिस्मती है कि अंदर कायद मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में तमाम अपोजिशन पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं, और ये भी एक खुश आइंद बात है। इसलिए नहीं कि हुकूमत को कोई नुकसान होगा या कुछ होगा, इसलिए कि अवाम के फ़ायदे के लिए हम बाकायदा अपनी आवाज़ यकसू होकर इकट्ठे होकर उठा सकेंगे, और तमाम जो मसाइल जिसमें हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है वो घिरे हुए हैं, माशी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, बेरोज़गारी है, लॉलेसनेस है, यानी कोई ऐसा शोबा नहीं है ज़िंदगी का जो कि इस वक्त ख़राबी में सूरत हाल को नहीं फेस कर रहा। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपोजिशन जो है ये हुकूमत वक्त को बावर कराएगी कि आपकी ये गलतियाँ हैं। यही हमारा मैं समझता हूँ कि नुक्ता नज़र भी होता है, और हमारा काम भी यही है कि जितनी गलतियाँ हुकूमत वक्त करे उसकी निशानदही की जाए, और ये हम कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, अब भी इंशाल्लाह करेंगे। और मैं बड़ा खुशाइन समझता हूँ कि कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन मुत्तहिद है, और मुत्तहिद होकर इनकी जो आमराना सोच है, और जो यानी हम 3 साल से पुकार कर मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं, महंगाई पर, लाल, सब चीज़ों पर, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ बड़ी खुशाइंद बात है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अवाम, उनके लोगों के लिए बेहतरी के रास्ते जो है वो निकलेंगे। ठीक। इब्राहिम खान साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आपने ससी पलेजो का भी व्यू पॉइंट सुना, वहीद आलम खान साहब का भी सुना, एक तो आप इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सेकेंडली मुझे बताइएगा, ये जो आप लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे होते हैं, सर आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग, आपके इत्तेहादी, वो तो इस चीज की बाइंग पर ही नहीं है कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो आप लोग किस तरह करेंगे? खान साहब ने कहा कि एक जहाद है और इसको जहाद की तरह करना है, और उसके बाद ज्वाइंट सेशन नहीं हुआ। इस तरह चीजों को कैसे आप लोग लेकर चलेंगे जब आपके अंदर, अपनी सफों के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते इस तरह के रिफॉर्म्स हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शशि बहन जो सुन रहा था सारा बातचीत, तो एक लफ्ज में उन्होंने कहा था कि अकल से काम लेने की जरूरत है, और विद इन द पार्लियामेंट जो भी तब्दीली लाने के लिए या जो भी इक़दाम हैं कॉन्स्टिट्यूशनली मामला को हैंडल करने का, तो उस तरह से किए जाए। मैंने कहा उनकी बात बिल्कुल सेंसिबल है, और इन द सेम ब्रेथ ये भी उन्होंने कह दिया है कि इनमें अकल नहीं है जो बाकी पार्टियां हैं, कि क्लियर हो गया ना कि उनको अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है।
तो मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर आप आए, आपका पूरा हक हासिल है, आपको एहतजाज करना है, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी से डिफर करना है, या आप कोई ऐसे हमारे लूप होल्स या हमारी गवर्नेंस में कोई इश्यूज हैं तो उसको आप बिल्कुल, आपको पूरा हक हासिल है, पॉइंट आउट करें और इसको आगे लेके चलें। जहां तक इनके इत्तेहाद का ताल्लुक है, ये पहले पीडीएम जब बनी थी तो उस वक्त ये पूरा इत्तेहाद उस वक्त भी मौजूद था। उस वक्त इन्होंने मकसद है कि पूरा जोर लगा लिया और उसका नतीजा इन्होंने देख लिया। अब ये दोबारा भी इकट्ठे हो जाएं या ना हो, इसका हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ओके, अब आ जाइए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देखें, इस मुल्क के लिए इसलिए भी जरूरी है कि पिछले 73 साल में कोई ऐसा इलेक्शन मुझे बता दें जिन्होंने इन्होंने कहा हो कि फ्री एंड फेयर हुआ है। जो पार्टी हार जाती है वो कहती है कि ज्यादती हो गई, और जो जीत जाती है वो कहते हैं कि फेयर हो गया। फिर ये नई इस तरह निकाल के ले आते हैं कि ये सिलेक्टेड हैं, ये फला है, ये। अब ये तज़हीक है डेमोक्रेसी की कि इलेक्टेड लोग, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होके फिर इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करना कि जी ये नॉन मकसद है कि ये सिलेक्टेड है। तो भाई अगर सिलेक्टेड है तो आप क्यों बैठे हैं असेंबलियों में? आप इन असेंबलियों में आप फिर अपना जो है वो ज़मीर की आवाज के मुताबिक आप इस्तीफे देंगे। ये तो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है नहीं, इस्तीफे भी नहीं देने, क्योंकि हमें मकसद है कि चारों तरफ से वो चाहिए, स्वीट मकसद है कि कैरेट्स ही चाहिए, ठीक है, और स्टिक्स की बात ना करें। ठीक, ऐसा नहीं होता। देखें, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम आए हैं और अवाम के लिए अगर हम नहीं डिलीवर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें अवाम अगर नहीं चाहेगी तो हम नहीं आ सकेंगे। ठीक, बड़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। ठीक। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो जरूरत है उसकी मेन वजह ये है कि आप आए, हमारे साथ बैठे, उनको कहा है कि आप देखें, इवन के हमारे जो इत्तेहादी हैं उनमें से भी कुछ लोगों ने किया कि जी हमें जो है जी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। हमने कहा जी जायज बात है, आप आए इसको देखें, पूरे प्रोसीजर को देखें। कोशिश ये है कि 100% ये फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए ताकि पाकिस्तान में आइंदा आने वाली हुकूमत कम अज कम उसके मुतालिक कोई ये अल्फाज में कह सके कि पॉइंट आ गया आपका, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हटते ही सबसे पहले जो है ये जुडिशरी को मलाइन करना शुरू कर देते हैं। इब्राहिम भाई आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मुझे जरा आगे, ससी आपने व्यू पॉइंट सुना और वो कह रहे हैं कि जी आप लोग इकट्ठे हों, लेकिन कानून साजी जो हम जिसकी बात करते हैं और जो मेरे ख्याल में आप सारों का, चाहे अपर हाउस हो चाहे पार्लियामेंट हो, जिसका मेन पर्पस ये है, कानून साजी हम होते नहीं देखते। और उसी की वजह ये है कि अब कौमी असम्बली के स्पीकर ने शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खत लिखा है जिसमें इंतखाबी इस्लाहात बिल समेत अहम कवानीन का बात की, और उन्होंने कहा कि जी आप अपना रोल अदा करें इसके अंदर। सो इसका मतलब ये है कि अगर अपोजिशन अपना रोल अदा नहीं करेगी तो ऑब्वियसली कोई बिल भी पास नहीं होगा और जो इस्लाहात जिसकी बात कर रहे होते हैं वो भी नहीं होंगी। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? मंसूर, देखिए, लेजिस्लेशन के हवाले से तो आप में सबने, दुनिया ने देखा है कि पार्लियामेंट की जितनी बेतौकीरी पीटीआई की इस हुकूमत ने की है, हमने तो कहा बैसाखियों पर ही सही, लेकिन अददी लिहाज से अगर उनको अक्सरियत है तो बहरहाल एक तरीका होता है कानून साजी का। हर चीज ऑर्डिनेंस के तहत नहीं की जा सकती, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं बड़ा ही अहम मामला है, रोज रोज चीजें नहीं होती। 2017 वाला एक्ट भी हुआ था, तो उससे पहले भी जो डेलिब्रेशन थी, डिस्कशन थे, हमारे भाई साहब को, वहीद साहब को, आपको पता है कि उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई ने एक भारी भरकम रिकमेंडेशन, सजेशन दी थी। पीपल्स पार्टी शुरू से ही रिफॉर्म्स के हवाले से बड़ा ही एक पॉजिटिव उनका व्यू पॉइंट रहा है और पार्टिसिपेट किया है हमने हर उसमें पार्लियामेंट्री जो फोरम है या जो भी कमेटी बनी है। अब यहाँ बिल्कुल काफी सारी चीजें अभी होनी है और रिफॉर्म्स के हवाले से बिल्कुल संजीदा है हम, लेकिन उसमें ईवीएम का एक हिस्सा है, वो कुल बात नहीं है। ईवीएम रिफॉर्म्स की एक चीज है, ठीक है। अब उस हवाले से अगर कंट्रोवर्शियल एक चीज बनी है, उसको 8 मिनट में बिल सारे निकाल कर, जिस तरीके से कौमी असेंबली में लेजिस्लेशन भी, पहले तो ऑर्डिनेंस में ये नहीं कर सके, बड़ी तनकीद हुई
और उसमें फरूक नसीम जैसे लोग गलत सलाहें देकर, इसको एमक्यूएम भी कहती है, हमारे तो नहीं है खाते पर, वो पता नहीं किसके है, तो अब उन्होंने गलत सलाहें, सदारती रेफरेंस से लेकर हर चीजों में गलत बात, गलत पॉलिसीज, गलत डायरेक्शनलेस चीजें रही हैं। अब इसमें मुख्तसर ये कि उसमें कौमी असेंबली में जो गड़बड़ हुई सारी लेजिस्लेशन में, जिसमें स्टेक होल्डर्स को बिठाया ही नहीं गया, सुनी ही नहीं बात गई, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं किया गया, स्टैंडिंग कमेटीज में उस तरीके से मामला चले ही नहीं कि मेजॉरिटी को वो फॉलो करते हुए एक वी कुड हैव कम अप विद सम गुड आइडियाज एंड को इस हवाले से। लेकिन अब अपर हाउस में मामला फंस गया है वहां, और अपर हाउस की ही ससी आपका पॉइंट, मुझे आपका पॉइंट ही लेकर जाने दीजिएगा। वहीद आलम खान साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जो खत भी लिखा गया उसमें भी यही कहा है कि जो इंतखाबी तरमीमी बिल कौमी असेंबली से तो मंजूर हो गया है लेकिन सेनेट में मंजूर नहीं हुआ, और हुकूमत इस बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करना चाहती थी और उसके बाद वो ऑब्वियसली नहीं हुआ। सो सर, अब आप लोगों का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है? इस चीज को आगे लेकर चलने देंगे, नहीं चलने देंगे? आप लोगों की बाइंग नहीं है इस बिल के ऊपर, या कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बात यह है कि जब आपकी नीयत ठीक हो ना, फिर सारे मामला ठीक हो जाते हैं। ठीक है, नीयत मैं समझता हूँ क्योंकि इनकी ठीक नहीं है, इसलिए मामला जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। यानी आपको याद होगा कि जब इजलास ये पूरी जो टेन्योर इनका शुरू हुआ, जब पहले इजलास में कायदे मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर करते हुए ये इनको 3-4 चीज़ें ऑफर की थी कि आइए इंतखाबी इस्लाहत पर बात करें, आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें। लेकिन इसी तरह बिलावल साहब ने भी इनको ये खुली ऑफर दी, लेकिन इनको कोई उस वक्त इस्लाहत याद नहीं आई। याद इस्लाहत उस वक्त आई जब सेनेट का इलेक्शन था, सेनेट के चेयरमैन के लिए। यानी उस वक्त भी इन्होंने ये कहा कि सेनेट का जो चेयरमैन है उसका इलेक्शन ऐसे होना चाहिए, बाकी किसी बात पर जो दूसरी बातें थी उन पर ये नहीं जा रहे थे। यानी अपने मकसद की बात को ये करना चाह रहे थे, दूसरी बातों को। अभी मैं ये समझता हूँ ये जो मशीन का मामला है, ये इस्लाहत का मामला है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये सारे लोगों को देखें, कानून वही पायदार होता है जिसमें आपस में बैठकर सुलह मशवरे के साथ, कंसेंसस के साथ उसे कर लिया जाए, वही पायदार होता है। और अब भी मौका है, कोई मसला नहीं है, ये सब बैठ जाए, आपस में बैठे। देखे ना, आप मशीन दे दी, हमने इसी पे कराना है, ऊपर से वो ये एक अंदाज ऐसा है कि जो मर्जी हो जाए जी, हमने ऐसे करना है। यानी अब ये इलेक्शन हो रहा है लाहौर में, तो कह रहे हैं जी हम उस पर करा रहे हैं। ओ बाबा, ना इलेक्शन कमीशन को पता है, ना उसको पता है, ना तुम अपना ठोंसे जा रहे हैं। किस तरह ये किस तरह करा रहे हैं लाहौर में इलेक्शन? ये कह रहे थे ना फवाद साहब कि हम मशीन को इस्तेमाल करेंगे ईवीएम के थ्रू। हाँ, ईवीएम। अच्छा, तो ये देखे ना, तकरफा तौर पर लोगों में कि या होनी है या नहीं होनी इलेक्शन मुझे लेनी, लेकिन इन्होंने बयान डाक दिया। हाँ। यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं है कि ये कोई छोटी बात है, इतनी बड़ी बात है, उसको इस तरह कर देते हैं। तो ये सारी बातें जो, अच्छा अभी भी ये जो बात हुई है ना कि उन्होंने खत लिखा, खत उन्होंने नहीं लिखा, हमने लिखवाया है। अच्छा, कायदे मोहतरम मियां शहबाज स्पीकर से आप खत लिखवा रहे हैं अपने आप को? एतमाद नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा कि जो भी बात होगी लिख कर होगी, ब्लैक एंड व्हाइट में करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। क्योंकि हम जब भी आपके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो आप उसके बाद कहते हैं जनाब एक तो एनआरओ मांग रहे थे, एनआरओ मांग रहे थे। हाँ। अब कोई बात नहीं होगी, हमें यहाँ पर एतबार नहीं है, हर बात लिख कर होगी, लिख कर जवाब देंगे, ताकि आवाम को ये पता चलते। जो आप आकर प्रेस में आकर टीवी पर आकर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, जिस तरह इलेक्शन में पहले किया है वो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, हर चीज लिखी पड़ी हो। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि उनकी ज़ेरे सदारत जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसमें वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो अपोजिशन के सियासी मामलात पे गुफ्तगू से गुरेज करें, और जो पूरा इजलास है वो मईशत, महंगाई और अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर ज़ेरे बहस में रहा। और उसके अंदर वज़ीर आज़म ने पूछा अपनी टीम से कि जी इतने सब कुछ इनिशिएटिव आप हम लोग ले रहे हैं, हुकूमत ले रही है, लोगों को क्यों नहीं पता चल रहा, क्यों नहीं लोगों को पता चल रहा? इब्राहिम खान से इस पे जवाब लेते हैं। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी इब्राहिम भाई, ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता कर गया था जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसमें वजीर आजम का वेलफेयर के हुकूमती इकदामात को अवाम तक पहुंचाने पर जोर दिया, और उनका एक सवाल भी था अपनी टीम के साथ कि इतना काम हम लोग कर रहे हैं, अवाम तक ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह आपको लगती है? क्योंकि ये जो कंसर्न प्राइम मिनिस्टर के पास आज आया है, हम लोग तो बहुत देर से बता रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर वो रिलीफ प्रोवाइड नहीं हो रहा है, एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर नहीं हो रही, मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है।
आज अगर प्राइम मिनिस्टर इस बात का अपनी टीम से कर रहे हैं खुलासा कि क्यों नहीं अभी तक रिलीफ पहुंच रही, तो आप इसके क्या रीजंस देखते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि पंजाब जो है उसकी आपके पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है जिसमें कि ये KPK से शुरू हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर ने ये हेल्थ कार्ड का जो किया था, और ये कितना रेवोल्यूशनरी स्टेप है कि आपके फर्स्ट वर्ल्ड के ममालिक उनमें से भी जो वेलफेयर पे चलते हैं, जैसे कि वेलफेयर पे मकसद है कि स्टेट्स जिनको कहते हैं जिसमें UK शामिल है, तो वहां पे भी ये फैसिलिटी नहीं है जो आपको जो यहाँ पर ये हेल्थ कार्ड के हवाले से दी जा रही है। Okay. अब ये इन्होंने दिसंबर से लेके और मार्च तक इसको मुकम्मल कर लेना है पंजाब में भी, क्योंकि ये एक लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो सारी जो इस वक्त नादरा से जो डॉक्यूमेंटेशन और उसकी जो है मामलात को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जब पंजाब में भी ये मुकम्मल तौर पे हेल्थ कार्ड मिल गया, तो ये एक गरीब का बच्चा, अब देखें पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो मैं कह सकता हूं कि इंटीरियर सिंध में मकसद है कि वो कुत्ते के काटे की भी के इलाज नहीं होता तो ये पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी। Okay. लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस पाकिस्तान है कि एक गरीब आदमी जिसके पास के आम दवाई के पैसे लेने के नहीं होते, अब वो कार्ड उठा के जहाँ पे कोई बड़ा आदमी जाके अपना इलाज करवा सकता था किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहां पे वो भी ये कार्ड दिखा के अप टू 1 मिलियन रुपीस के तक का अपना इलाज करा सकता है। ओके, ये इतना बड़ा स्टेप है कि आप इसका सोच नहीं सकते। देखें दुनिया की गवर्नमेंट जो है इब्राहिम भाई, ये वाली चीज, ये हेल्थ कार्ड सेल करने का मतलब जो प्राइम मिनिस्टर का व्यू पॉइंट है कि ये चीज आप लोग उनकी काबीना, ऑब्वियसली आप लोगों से बात करते हैं वो लोग कोर कमेटी में, वो कहते हैं कि ये चीज सेल नहीं कर सके आप लोग, ये क्यों उनका ख्याल है कि ये चीज आप लोग सेल नहीं कर सके अभी तक? मैं वही बता रहा हूँ ना, दिसंबर से मार्च के दौरान जब ये लोगों के पास पहुंच जाएंगे और लोग उसका बेनिफिट उठाना शुरू कर देंगे, तो फिर वो सेल्फ जो है उसका वो बेनिफिशियरी को उसका जो रिजल्ट्स हैं वो किसी को कहने की जरूरत हो या ना हो। ओके, ठीक है। लोगों को जब ये फैसिलिटेट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी लोगों के पास कार्ड नहीं है, हम जब बताते हैं वो कहते हैं यार खुशाइंद है लेकिन कब दे रहे हो। ओके, इसी तरह हेल्थ कार्ड के अलावा जो है आपका किसान कार्ड, पहले क्या होता था, किसान अगर कोई मिल भी जाता, इब्राहिम भाई पॉइंट आ गया जी, मुझे आपका पॉइंट आ गया, ससी जो पॉइंट इब्राहिम खान साहब कह रहे हैं कि ये टाइम लगा है और उसके बाद अब चीजें ट्रांसलेट होना शुरू हुई हैं, जिसकी अभी वो एग्जांपल भी दे रहे हैं हेल्थ कार्ड की, किसान कार्ड की। सो अब उसकी ट्रांसलेशन ग्रास रूट लेवल के ऊपर अक्रॉस कंट्री नजर आएगी। आपको लगता है ये चीजें ठीक है और ऐसी ही हो रही है वहां पर? मंसूर, अब ये चीजें इतनी है कि 1 घंटे का प्रोग्राम, उसमें तो झलकियां, जैसे इब्राहिम साहब ने कुछ आधा शुमार अच्छे अच्छे बयान किए, मैं भी थोड़ी सी झलकियां तो बता दूं जो हर किसी की जबान पे है। जिस आम गरीब पाकिस्तानी बच्चे की आम जिक्र हो रहा था, तो उसके तो घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं ना, उसकी जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ही है। यानी जहां डॉलर जी बुलंद तरीन सतह पर 178 रुपए का, उसका भी असर कितना पड़ता है। आपके 16,000 अरब रुपए की कर्जों में आम एक शहरी पर कितना, बच्चे पर कितना कर्ज होगा वो भी उनको पता है। बजट के बाद कितने मिनी बजट्स आए वो भी सबको पता है। अभी जो ये सिर्फ आगे क्यों जाए, इस मौसम में भी देखें कि ये जो उन्होंने एक तो गलत किस्म की जो है उन्होंने वायदे किए हैं और उसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि गैस का बदतरीन का खदशा आ रहा है उनको भी। तो LNG के वायदे की तहकीकात क्यों नहीं होती? आटा, गंदम, चीनी के गैस का बहरान जो है, उस हवाले से अशद जरूरत है कि आम जिस गरीब की बात इब्राहिम साहब कर रहे थे कि वो भी, और फिर उसके बाद ये दवाइयों का जिक्र हो रहा था, हेल्थ का हो रहा था, उसमें भी पार्लियामेंट में भी जो भी तजावीज हमारी अपोजिशन की तरफ से, इवन PTI के भी, जैसे एग्रीकल्चर के हवाले से मुझे याद है कि 2020 में, इवन 21 में हमें जो भी रिकमेंडेशंस थी पंजाब से भी आई, सिंध से भी, हम एग्रो बेस से, लेकिन खान साहब की नजर ही नहीं। वो तर्जुमानों के मीटिंग से फारिग हो तो उनको खुद अपने सिंध के MPs भी याद आए,
वो वहाँ से फारूक हो कि पाकिस्तान का आम बंदा भी पॉइंट आ गया जी आपका, ठीक है, ठीक हो गया साहब ने उस नजर से बिल्कुल ठीक। पॉलिसी भी उनकी बेकार है ना, नेपोटिज्म पे तो कभी ना चल रही है उनकी, नेपोटिज्म पे चल रही है। अच्छा, इसके साथ साथ में बल्कि वो डस्का की जो इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसमें उसमें धांधली का जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर DRO आबिद हुसैन और रिटर्निंग ऑफिसर RO अथर अब्बासी को करार दिया है और कहा है कि इन अफसरान की वजह से डस्का इलेक्शन सबोताज हुआ। तहकीकाती रिपोर्ट में DRO RO को आइंदा किसी इंतजामी पोस्ट ना देने और इंतखाबी ड्यूटी से दूर रखने की सिफारिश की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डस्का इलेक्शन से मुताल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई है जिसके मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात आज़ाद, शफाफ और साफ माहौल में नहीं हुए। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद इकबाल ने इंतखाबी अमल में गड़बड़ की प्लानिंग के लिए होने वाले इजलास में शिरकत की। ये इजलास असिस्टेंट कमिश्नर हाउस में हुए जिसमें साबिक मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक अवान भी शरीक हुई। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने गैर कानूनी तौर पर प्रिजाइडिंग अफसरान को बुलाया और जानबूझकर वोटिंग का अमल सुस्त करने की हदायत की। वहीद आलम खान साहब, रिपोर्ट आ गई पूरी, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट भी कही जा रही है। उनके जो मुआवने खसूसी थी फिरदौस आशिक अवान, तमाम हुकूमती जो लोग हैं, मशीनरी है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है और कहा गया कि जी इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। क्या कहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पर? मैं ना पहले थोड़ा सा जो इनकी कोर कमेटी का जी प्लीज़ मैं उस पर रिस्पॉन्स करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि अभी तक तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की क़यादत में कोई नई बात नहीं की। यानी अगर सेहत कार्ड दिया है तो ये कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ 36 ज़िला में दे चुके थे। ये उसी का जो तसलसल है जो हमने शुरू किया था। इसी तरह किसान को जो रिलीफ दिया वो भी उसी का तसलसल है। एहसास प्रोग्राम ये कहते हैं हमारा, वो नहीं, वो तो बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। इन्होंने अपनी तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया। कोई ऐसी बात नहीं आई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि लोगों तक बात नहीं पहुंच रही। मैं कहता हूं इनका कहना है टॉप ठीक है तो नीचे भी ठीक है, टॉप खराब है तो नीचे भी खराब है, क्योंकि इनके वजीर आजम जो नाहल हैं, नीचे पूरी टीम नाहलों की है, जो बजाय इसके कि लोगों को रिलीफ देने की बातें करें, ये लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। यानी चावल कहते हैं कम खा लें, चीनी कहते हैं कम खा लें। बाबा ये कभी नहीं होता। डस्का रिपोर्ट पे आ ठीक है, आप उसका हल बताएं। कभी किसी को सर्दी लगती है ना, बच्चे को माँ उसको कपड़े पहनाती है, माँ उसको गर्मी पहनाती है, कुछ ना हो तो कुछ ना हो अपनी गोश में उलटती है। और हुकूमत वक्त जो होती है ये भी माँ है। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि पुत्र इतने सर्दी पै रही है, इंग्लैंड बहुत ही पहनती है, तू है ना, खुदा का खौफ करें। पॉइंट आ गया आपका, डस्का रिपोर्ट पे आ जाए जी। तो दूसरी बात यह है, देखें ये जो रिपोर्ट है ना बड़ी क्लियर कट है। हाँ। नाम भी मेंशन है, हर चीज मेंशन है, लेकिन इसमें मैं एक बात बड़ी दावे से कहता हूं, ये तमाम ऑफिसर कुछ नहीं कर सकते जब तक जो नाम अभी तक मख्फी है, जो पीछे हैं, उनको ना ढूंढा जाए कि जिन्होंने इनको ये बात कही कि आपने ये काम करना है। उसके अलावा देखें जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सब लोग होते हैं, ये किसी ना किसी के हुक्म के तहत चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब ऊपर से हुक्म ना गया हो। और इसमें उसमें देख रहा था उस दिन कि फिरदौस आशिक अवान साहब कह रही थी कोई साबित कर दे, कोई कुछ कर दे। ले फिल्में भी आ गई, साबित भी हो गई, बयानात भी आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। और वो अभी बहुत से लोग और इसमें शामिल थे जिनके डेरे पर गए, जहां गए, जो लेकर गए। यानी ये तो पूरी की पूरी पंजाब गवर्नमेंट और पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें इन्वॉल्व है। बड़ी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह होता रहेगा तो लोगों का एतबार जो है ना इलेक्शन पे रहेगा, ना डेमोक्रेसी पे रहेगा, उठ जाएगा। खान साहब, इब्राहिम खान साहब, एक तो मुझे बताएं इस रिपोर्ट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर खुद क्यों नहीं एक्शन लेते? एक रिपोर्ट सामने आ गई है और उसके अंदर कैटेगोरिकली बताया गया फिरदौस आशिक अवान की इन्वॉल्वमेंट, एसी हाउस के अंदर मीटिंग, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस की इन्वॉल्वमेंट, और कहां पर किस तरह इस चीज को किया गया। हुकूमत वक्त पाकिस्तान तहरीक की साफ शफाफ हुकूमत इस पर डायरेक्टली एक्शन क्यों नहीं लेती है जी, पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से? फेयर क्वेश्चन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा जवाब दे दूं मोहतरम हमारे खान साहब का। बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जी ये सारे ये हेल्थ कार्ड भी हम दे चुके थे, किसान कार्ड भी। मैं कहता हूँ यार एट द एंड ऑफ द डे सारा कुछ आप क्लेम कर लेना,
हाँ। हमें आपसे कोई वो नहीं होगा। पर आप कहते हैं कि हुकूमत एक माँ की जगह होती है, अगर माँ लंदन भाग जाए तो फिर उसका क्या इलाज है? समझ आइए ना जी। ठीक। तो इस तरह नहीं होती बातें, प्रैक्टिकली यहाँ पर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जुल्फकार तो हल बताएं ना आप, हल तो बताते नहीं हैं लोगों को, उसके लिए कोई मुदावा करें। नहीं छोड़ा। ठीक। बेनज़ीर साहबा जब यहाँ से गई तो उनको मकसद है कि उनको कहा गया कि जान को खतरा है, उसने जान दे दी, नहीं छोड़ा। ठीक। ये 2 मिनट में लंदन भागने वाले, इधर धरती माँ की और माँ के मकसद है हुकूमत वक्त के। इब्राहिम भाई ठीक है, मुझे जरा डस्का रिपोर्ट पर आ जाएं, मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, मुझे जरा डस्का रिपोर्ट पे आपका व्यू पॉइंट चाहिए जी। डस्का रिपोर्ट में बड़ी क्लियर है, जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं। मैं तो खुद इसका विक्टिम हूं ना जी। 2013 के इलेक्शन में मेरी आज तक जो है वो पिटीशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हर टीवी प्रोग्राम में बताता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस तरफ तवज्जो नहीं करती। अच्छा। मैं तो मकसद है कि डस्का का जहां तक ताल्लुक है, तो मैं कहता हूँ जो बंदे उसमें मुलव्वस आते हैं क्लियर करके, अब जैसे आप बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है, तो उन बंदों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, फर्दर प्रोब करके। मैं कभी ये सपोर्ट नहीं करूंगा कि कोई रॉन्ग डूइंग हो और उसको जनाब क्योंकि वो आपकी पार्टी में है तो उसको स्पेयर कर दिया जाए, हरगिज नहीं। ओके। दूसरी बात, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप आ जाएं ईवीएम की तरफ। अगर ईवीएम पे आएंगे तो ये तमाम गंदगियां और ये जो वोट देने का प्रोसेस 20 से 25 मिनट एक वोटर को लग जाते हैं, वो 5 से 5-1 मिनट के अंदर वो वोटर क्लियर हो के अपनी मर्जी से वोट डाल के और उसको देख के जिन लोगों को उसने वोट दिया वो बैलेट पेपर में डाल सकता है। ठीक है। इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम कर दी गई है, इसलिए की गई है कि ताकि ये जो गंदगियां और ये कीचड़ उछाले जाते हैं दूसरे पे, वो खत्म होने चाहिए। इसकी पाकिस्तान के बाहर भी जो है जग हसाई होती है, हमें जो है फिर हमें मिसाल दी जाती है कि जी वो यूरोप में नहीं है, फलां नहीं है। ओ भाई, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स ठीक ठीक। मुझे जरा सस्सी का व्यू पॉइंट इब्राहिम भाई, पॉइंट आ गया आपका। इब्राहिम भाई आपका पॉइंट आ गया। सस्सी मुझे जरा बताएं, डस्का रिपोर्ट मैंने बताई आपके सामने, सबको पता चल गई। आप क्या देखती हैं, क्या वक्त के वजीर आजम को इस पे एक्शन लेना चाहिए हुकूमत पंजाब के ऊपर, जो बड़े संगीन इल्जामात लगाए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, जिसकी क्लैरिटी या कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, सवाए फिरदौस आशिक अवान के जो कहती हैं ऐसा नहीं था, कोई प्रूव करें। रिपोर्ट आ गई, अब इससे ज्यादा क्या उनको प्रूव करके देना है, क्या कहती हैं इसके ऊपर? मंसूर साहब, क्योंकि जैसे इब्राहिम साहब ने बात की कि वो उनके साथ भी कोई धांधली वांधली हुई थी, अगर ऐसा है तो बिल्कुल कोर्ट में उनकी कोई है दरखास्त है, केस तो होना चाहिए। 2013 में मेरे साथ भी बड़ी धांधली, 2 दिनों तक जीते हुए थे। तीसरे दिन मुझे अचानक से रात को 2 बजे ऐलान करके कहा गया, छठा में थी हम सेलिब्रेशन थी, कहा गया आप जो है आ जाइए। वो 200 का फर्क आज भी मुझे नहीं पता, सारे बोरियों में से कचरा निकला। ठीक तो है। बहरहाल उस वजह से ये डस्का में फैक्ट्स आया है, सामने है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी खान साहब की हुकूमत जैसे यानी मारदाराई पे आ गई, सबको पता है, क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की। अब उनके इलेक्शन में खुद जो है बिल्कुल रिफॉर्म्स होने चाहिए। इब्राहिम साहब ने कहा ईवीएम, फिर ईवीएम का भाई प्री पोलिंग डे और पोस्ट पोलिंग जो मामला होते हैं जिसमें हम सब डसे हुए हैं, हमारी खुद पार्टी के जो इलेक्शन पे डाके पड़े हैं, माजी में भी पीपल्स पार्टी की या तो हुकूमत गिराई जाती थी या तो इलेक्शन चोरी हो जाते। बिल्कुल ठीक। चाहते हैं कि इस किस्म की फैक्ट्स आते हैं तो उस पर एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल ठीक, एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर शशि पलेजो, थैंक यू वेरी मच। इब्राहिम खान साहब बहुत शुक्रिया। वहीद आलम खान साहब आप सबका बहुत शुक्रिया जी। फिर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक से वापस आते हैं। तो हमने रोटेशन पॉलिसी की बात की थी, पुलिस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। आज हम बात करेंगे जरा पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की, यहां पर क्या हो रहा है, जो रोटेशन पॉलिसी है। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कल मैंने आपको बताया था रोटेशन पॉलिसी को लेकर जो 2021 की है, और उसके अंदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हम लोगों ने लोग बताए थे आपको जिनकी रोटेशन अभी तक नहीं हुई है या उनको अभी रोटेशन पे जाना है, और बड़े पूरी ज़िंदगी उन्होंने पंजाब के अंदर गुजार दी है। आज मैं आपको बताऊंगा पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के उन अफसरान के बारे में जो जिनकी फरवरी के अंदर रोटेशन हुई थी और अभी तक वो लोग यहाँ पर हैं। IG पंजाब ऑब्वियसली
काजी नाम राव सरदार अली खान बड़ा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, साथ सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो नहीं जा रहे, जिनके अंदर अभी जिस तरह आपने देखा शाहिद जावेद साहब थे DIG, ये फरवरी में इनकी रोटेशन आई थी, ये अभी तक पंजाब के अंदर है और अभी तक पंजाब से बाहर नहीं गए। शारिक कमाल है DIG हैं और पंजाब के अंदर हैं, पंजाब से नहीं अभी तक रोटेशन पॉलिसी पे गए और इन सब की ट्रांसफ़र फरवरी की हुई हैं। एहसन यूनुस जो अभी DIG ऑपरेशंस लाहौर लगे हुए हैं और इससे पहले CPO पिंडी थे, उन तक की जिनको इस वक्त आप देख रहे हैं, इनकी भी रोटेशन आई हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इन लोगों को यहाँ से जिन्होंने उनको यहाँ पर रोका हुआ है। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट अ वेरी फाइन ऑफिसर, IG पंजाब अ वेरी फाइन ऑफिसर, दोनों कोशिश के बावजूद शायद इनको अभी तक नहीं भेज सक रहे, या कौन से अगर 18-18 20-20 साल से ये लोग पंजाब के अंदर हैं और फील्ड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत ही ये लोग इनके जो फुट होल्ड है बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये नहीं जा रहे। इसके बाद मैं बात करूंगा उन अफसरान की जिनकी अब नवंबर के अंदर जिनके नाम आए हैं, जिसके अंदर इनाम वहीद का नाम है, जो इस वक्त RPO शेखुपुरा लगे हुए हैं, इनको रोटेशन पॉलिसी में ये पंजाब से बाहर जा रहे हैं। खुर्रम अली शाह RPO मुल्तान है, ये जा रहे हैं। ज़ुबैर दरेशक DIG हेडक्वार्टर्स अभी रिसेंटली लगे हैं, ये जा रहे हैं। उसके बाद अहमद अरसलान मलिक RPO साहिवाल, ये अब जा रहे हैं। ज़ईम इकबाल शेख एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, इनको अगर रोटेशन पॉलिसी में पंजाब से बाहर भेज दिया गया तो ये वाकई ही इसका मतलब होगा कि पुलिस सर्विस के अंदर रोटेशन पॉलिसी ज़रूर हुई है, क्योंकि मुझे याद है ज़ईम इकबाल शेख साहब तो जब इवन अपना कोर्स के ऊपर भी जाते थे तो इनका चार्ज बिल्कुल ही टेम्परेरी ऐसे दिया जाता था ताकि कुछ स्पेशल ब्रांच में कोई और बंदा ना आ जाए, और इनको हटाने के लिए IGs भी मजबूर हो जाते थे कि शायद उनसे भी नहीं हटता था। उसके बाद सुहेल अख्तर सुखेरा DIG ट्रैफिक, इनको भी कहा गया है कि रोटेशन पॉलिसी के अंदर ये भी जाए। अब ये तमाम वो लोग हैं जिनकी मैंने अभी जिक्र किया नाम, वहीद, खुर्रम अली शाह, ज़ुबैर दरेशक, अहमद अरसलान मलिक, ज़ईम इकबाल शेख, स्पेशली वेरी फेवरेट ऑफ उस्मान बुज़दार एंड सुहेल अख्तर सुखेरा, इन सब को अब पंजाब से बाहर जाना है रोटेशन पॉलिसी में। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या ये रोटेशन पॉलिसी सिर्फ इस्लामाबाद भेजना है या KP भेजना है? जिस तरह सिंध के अफसरान को उठा के आप पंजाब में लेकर आए और बहुत अच्छे अफसरान हैं, जावेद अख्तर वगैरह, ये लोग वेरी फाइन पुलिस ऑफिसर जो सिंध के अंदर से पंजाब के अंदर आए हैं। सो अगर रोटेशन पॉलिसी का आप मकसद, पर्पस सर्व ठीक नहीं कर रहे तो रोटेशन पॉलिसी का कोई मकसद नहीं। अगर आपने इन तमाम अफसरान को उठा के KP के लगा देना है या इनको उठा के इस्लामाबाद लगा देना है, तो इसका मतलब आप ये है कि आप लोग फिर बाइस्ड हैं किसी चीज को लेकर। अगर आपने रोटेशन पॉलिसी करनी है तो जिस तरह सिंध के अंदर से अफसरान उठकर पंजाब में आए हैं, तो पंजाब से भी अफसरान को उठकर सिंध में जाना चाहिए, पंजाब से उठ के बलूचिस्तान में जाना चाहिए, ताकि जो पर्पस हो रोटेशन का, इस पॉलिसी का जो पर्पस है वो पूरा हो। अगर ये अफसरान इस रोटेशन पॉलिसी में एट द एंड ऑफ द डे रेलवेज में आ जाते हैं, कोई FIA में आ जाता है, कोई IB में चला जाता है और सिर्फ ये पर्पस सर्व हो जाता है कि जी रोटेशन पर चले गए, सो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान सिविल सर्विसेज की जो रोटेशन पॉलिसी है वो अपने तरीके से काम नहीं कर रही और बाइस्डनेस हम लोग देखते हैं। मैं दोबारा कहूंगा, अफजल लतीफ, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, अ वेरी गुड पर्सन, राव सरदार IG पंजाब, आई नो इट्स अ टफ कॉल फॉर देम बट दिस कॉल नीड्स टू बी डन। और सेक्रेटरी स्टैब अगर उनका ऑफिस इन लोगों को प्रॉपरली इन जगहों पर नहीं भेज रहे जहां पर इनको जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब सिविल सर्विसेज करके इम्तिहान देकर आते हैं तो ये साइन करते हैं कि जी हम पूरे पाकिस्तान में या इवन पाकिस्तान से बाहर भी सर्व करेंगे। लेकिन अगर जिस तरह DIG लाहौर बैठे हुए हैं और ये लोग सारे लोग बैठे हुए हैं और ये लोग नहीं जा रहे, तो सवाल तो उठेंगे और सवाल हम लोग हमेशा हाईलाइट करेंगे ताकि इन चीजों को एड्रेस किया जा सके। इसका मकसद कतन कोई पर्सनल किसी से नहीं है, लेकिन पॉलिसी अगर मुल्क के अंदर बनती है तो पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का ये फर्ज है जो उसको पूरा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते जिंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।